देखिए, हम 45 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। कई एक प्राइम मिनिस्टर को हमने देखा है और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, 11 साल बिहार हिंदुस्तान के तवारीख में एक ऐतिहासिक क्षण रहेगा हर दृष्टिकोण से। और अभी हाल की जो घटना से अगर सोचते हैं तो ये तो क्लाइमेक्स है कि ऑपरेशन सिंदूर करके अपने शौर्य का प्रदर्शन तो किया ही गया, संसार में एक समस्या बन गई है आतंकवाद का। कोई संसार के लोग आतंकवाद पर वो प्रहार नहीं कर रहा है जो प्रहार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो मैं तो समझता हूँ कि इनके 11 साल का ये सबसे शक्तिशाली, समृद्ध और सुजोग कदम हुआ है। इसके लिए आज तो हम याद कर ही रहे हैं, इतिहास भी इसको याद करेगा, स्वर्णिम अक्षरों में इसको लिखेगा। और उसके अलावा तो ऐसे अनेकों काम हैं जिसके बारे में हम लोग कभी भुला नहीं सकते। अब मसला ले लीजिए कश्मीर का, 370 कानून के बारे में लोग कह रहा था कि हटना मुश्किल है, होगा तो क्या क्या हो जाएगा। आज हटा, शांतिपूर्वक वहाँ हर तरह से बात है, सरकारें चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर्यटन बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह से 370 को हटाकर एक मिथ्यक उन्होंने किया। उसी प्रकार से आप जोड़ सकते हैं कि ये जो 3 तलाक वाला मामला है, इस पर भी लोग कर रहे थे कि छूओगे तो जेल जाएगा। लेकिन पता नहीं, हमको भी ऐसा लगता है कि जब हिंदुस्तान के अगल बगल जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ 3 तलाक नहीं था, तो फिर बिहार गया में भारत में रहने का क्या उचित था। तो इस चीज़ को समझ कर के नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज मुस्लिम बहनों के लिए एक बहुत कल्याणकारी बातें हुई, ये सब याद करने की बात है। फिर अगर हम मानते हैं हिंदुस्तान के बारे में, इसके जो आर्थिक स्थिति है, आपने देखा मिला था हमको 12वां 13वां स्थान आर्थिक दृष्टिकोण से। आज साहब 5वां जस्ट था और अभी 4था स्थान में हम लोग आ गए हैं, पछाड़ जापान को पछाड़ करके। ये सब 11 साल की इनकी उपलब्धियां ही कही जाती है। और मैं तो यही सदा कहता हूँ कि जो विरोध की जो पार्टियां हैं वे सदा सत्ता की बात कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर हम होंगे, कौन होएगा, ये करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो 2047 का स्वप्न देख रहे हैं कि कैसे विकसित भारत हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और आज 4था पोजीशन पर आर्थिक जगत में हम लोग आए हैं, तो हो सकता है कि 2030 तक के 3रा पोजीशन में आ जाएं। ये सब उपलब्धि ही उपलब्धि है। उसके अलावे बहुत से स्थल उद्धार करवाया है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, विकास हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। तो हम समझते हैं कि 11 साल का जो समय इनका है, ज़्यादा कहेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए संक्षेप में यही कहना चाहते हैं कि ये स्वर्ण काल है हिंदुस्तान भारत के तवारीख के लिए। इसलिए ऐसे अवसर पर नरेंद्र मोदी जी की सेहत अच्छी रहे, इसकी कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आयु बढ़े, कि ताकि 2030 ही नहीं, 2029 ही नहीं, 2035 से आगे भी हम इनका नेतृत्व प्राप्त कर सकें, ऐसी हम लोगों की कामना है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। देखिए, हम कभी किसी पर सवाल नहीं उठाते हैं, हम स्वाभाविक बात करते हैं। हमारा कहना है कि जन समर्थन एक चीज़ है, जिसको जन समर्थन है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ कहीं भी अपनी बात करता है, हजारों हजार लोग जुटते हैं। लेकिन कोई मैनिपुलेट करके अगर बात करता है और सीट लेने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर तो हम समझते हैं कि ये सोच करके कि हमारे एनडीए में किसी प्रकार का दरार नहीं हो, हमको कुछ बोलना पड़ता है। और यही कारण है कि हमने बोला। आपको हम कह दें, कल भी हमने कहा है कि हमें तो कहा गया था लोकसभा में कि 2 लोकसभा का सीट
और एक राज्यसभा का सीट मिलेगा, इसको पत्थर की लकीर मान लिया जाए। मिला क्या? एक। हमने तो कोई कसरत नहीं किया, कवायद नहीं किया, चुनाव लड़े, जीते। यहाँ पर भी कुछ लोग कहते हैं स्कोर की बात कि 100% स्कोर लिया गया, किसी की प्रवक्ता बोलते हैं इसलिए उनको ज़्यादा मिलना। तो जीतन मांझी एक सीट पर लड़ा था और एक सीट जीत गया, तो 100% स्कोर नहीं है क्या? एक बात। दूसरी बात, पीछे चलिए 2020 में कोई कितना सीट पर लड़ा था, आया कितना? एक सीट जीता। जीतन मांझी 7 सीट पर लड़ा था और 4 सीट जीता। कितना स्कोर हुआ उसका? तो हर दृष्टिकोण से, स्कोर के दृष्टिकोण से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर आगे है। तो गुदाल तो हम भी कर सकते हैं कि हमको इतना सीट मिले, इतना सीट मिले, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ। कभी काल आम जनता की बात बोल देते हैं, वो भी अब हम चुप हैं, नहीं बोलते हैं आम जनता की। हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, जनता बोलती है, आपसे बोलेगी, आप पूछ लीजिएगा उससे, हमारा वर्कर बोलेगा, हमारा जो मैकेनिज्म है वो बोलेगा, लेकिन हम नहीं बोलेंगे सीट के बारे में। हम सिर्फ यही कहेंगे कि जब एनडीए की बैठक सीट डिसीजन के लिए होगी, उसमें जो प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले हमको, हमारे लिए नहीं, हम एनडीए के लिए बात करते हैं। जितने ज़्यादा सीट मिलेंगी हमको, उतना सीट स्कोर ले आएंगे और वो एनडीए की मजबूती के लिए वो एक संबल बनेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों को सीट जो जनमानस जन समाज में जिस प्रकार का आधार है मेरा, उसके आधार पर मिले। और ये चर्चा हम एनडीए की बैठक में करेंगे, बाहर नहीं। अलग अलग क्यों सोचते हैं? नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों एनडीए के नेता हैं और डबल इंजन की सरकार है बिहार में। दोनों के सहयोग से बिहार का विकास हो रहा है। इतना विकास हो रहा है कि हम लोग भूल गए हैं स्पेशल स्टेटस की बात को। इतनी राशि जा रही है, इतना प्यार प्रदर्शित किया जा रहा है बिहार के बारे में। तो वैसी परिस्थिति में अलग क्यों हम लोग सोचेंगे? हम लोग सोचते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार बरकरार रहें और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी यथावत बरकरार रहें। हम लोगों की चिंता ये है। कौन क्या होगा, किसके साथ है, कहा नहीं जा सकता है। हम लोग दोनों के नेतृत्व में विश्वास कर रहे हैं और ये दोनों का नेतृत्व बना रहे, ये बिहार के लिए भी और भारत के लिए भी अच्छा होगा। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। देखिए, यहाँ पर एक मेरा अलग विचार है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे 14 करोड़ जनसंख्या है बिहार की, घटनाएं हो सकती हैं, हो भी रही हैं, लेकिन घटना के उपरांत जो कार्रवाई होती है, फॉलो अप एक्शन होती है, उसको पढ़ना चाहिए। हम भी 45 साल से राजनीति में हैं, लालू जी के साथ भी रहे हैं और लालू जी के शासनकाल के समक्ष विरोध में भी रहे हैं। तो हमने ये देखा और आज भी देख रहे हैं। आज ये नहीं होता है कि कोई क्राइम हुआ तो उसको फॉलो अप एक्शन में क्रिमिनल को बुला करके और विक्टिम को बुला करके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराया जाता है। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था के साथ जो हमारे क्राइम करते हैं उस पर आवश्यक कार्रवाई होती है, उन पर कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन हम साक्षी हैं, हम पूर्ण रूप में कह सकते हैं कि लालू जी के समय में होता था कि क्राइम करता था, जिस तरह से लोगों को अपहरण होता था तो अपहरणकर्ता को बुला करके, अपहरित आदमी को बुला करके कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाता था एक अन्य मार्ग में कि कुछ दे लेकर के अपना बात कर लीजिए। वो आज नहीं हो रहा है, वो घृणित काम था। फ़र्क यही है, आज कार्रवाई होती है पुलिस के द्वारा और उस समय कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाता था कुछ दे लेकर के। तो मैं समझता हूँ कि वैसी व्यवस्था पुनः न आवे बिहार में। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्रवाई करेंगे। कोई लालू जी से व्यक्तिगत मेरा ये नहीं है।
सिर्फ उनके जो कार्यकलाप हैं, क्रियाकलाप हैं, उसको हम देखते हैं कि जब सत्ता में रहे तो लाठी भंजाओ और लाठी में तेल पिलाओ कर कर के गुमराह किया, सारी बात हुई, लॉ एंड ऑर्डर भी बिगाड़ते रहे। और आज साहब वो तलवार से केक काटते हैं। क्या ये उचित बात है तलवार से केक काटना? वो क्या जताना चाहते हैं कि हम लाठी भंजा करके उसमें समाज को हम बरगलाने का काम किया, आज हम तलवार से केक काट करके हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम समर्थ हैं। लेकिन हम यहीं तक नहीं मानते, हम तो कहते हैं कि तलवार से केक काटने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के अनुसार एक गलत काम है तलवार से भांजना और तलवार से केक काटना, लेकिन उन्होंने किया। आगे इसी को हम कहते हैं कि कल अगर सत्ता मिलेगी तब तो केक AK-47 से काटा जाएगा। तो ये क्या उचित है? ये समाज समझे, इसीलिए मैंने ट्वीट किया है।